हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से जो लड़ाई चल रही है, जो क्रूड में राइज हो रहा है, महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ सकता है और धीरे धीरे हमें वो इम्पैक्ट क्लियर होता जा रहा है। तो इस वक्त बैंक्स जो हैं 70,000 करोड़ से ज़्यादा के लॉसेस में बैठे हुए हैं और ये सिचुएशन फ्यूचर में और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर ये लड़ाई जल्दी नहीं रुकी। तो आइए समझते हैं कि बैंकों के ऊपर कितना बड़ा रिस्क का साया मंडरा रहा है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए सबसे पहले बैंक सेक्टर को देखते हैं। तो पिछले दिनों अगर हम देखें, कुछ महीने पहले तक बैंक निफ्टी न्यू हाईस को टच कर रहा था। पीएसयू बैंक्स में ह्यूज रैली हमें देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो है रिटेल को बैंक के स्टॉक्स को डंप किया जा रहा है और अब उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखिए, सो बैंक निफ्टी करीब 16% रिसेंट हाई से गिर चुके हैं। एसबीआई ने करीब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लूज कर दिया है। एचडीएफसी बैंक में तो एफआईआई नॉन स्टॉप सेलिंग कर रहे हैं बिना रुके और उनकी सेलिंग का एक बहुत बड़ा चंक एचडीएफसी बैंक में है। ऐसा लग रहा है कि वहां से वो टोटल एग्जिट करना चाहते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें ह्यूज मार्केट कैप में ड्रॉप देखने को मिला है। सो ऐसा क्यों हो रहा है और इस पूरे माजरे को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो क्या है। सो बैंक्स डोंट जस्ट गिव लोन्स। तो आप ये मत सोचिए कि बैंक सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं और लोन्स देते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो इन्वेस्ट बिग चंक ऑफ देयर कैपिटल, जो आपसे डिपॉजिट लेते हैं उसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं। और कई दफ़े जो है आरबीआई भी मैंडेट करता है कि आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करिए, तो उसे G-Secs यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। तो एक तरीके से वो उनका, आप कह सकते हैं कि उनकी एफडी या उनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईरान वॉर जो स्टार्ट हुआ उसकी वजह से क्रूड 100 के ऊपर चला गया और अब तो 110 के ऊपर भी जाता हुआ दिख रहा है। और इसका डर क्या है कि लोगों को लग रहा है कि अब महंगाई दोबारा से बढ़ेगी और इसका परिणाम ये हो सकता है, मार्केट को ये डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो आरबीआई रेट्स को बढ़ा सकता है अगर इस सिचुएशन में डीएस्केलेशन नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। सो व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गोज अप, द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स गोज डाउन। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अब जो नए बॉन्ड इशू होंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर होंगे। तो जब वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर होंगे तो लोग जो करंट बॉन्ड्स को सेल करेंगे, करंट बॉन्ड को सेल करके वो कैपिटल नए बॉन्ड्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। और जब इस बॉन्ड में सेलिंग होगी तो बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ेंगे और वही हमें होता हुआ दिख रहा है। सो बैंक्स आर नाउ सिटिंग ऑन मैसिव पेपर लॉसेज ऑन देयर बॉन्ड पोर्टफोलियो एंड दिस विल डायरेक्टली हिट देयर क्वार्टरली प्रॉफिट्स। तो जो बॉन्ड्स उन्होंने कुछ साल पहले खरीदे उनमें अब उन्हें ह्यूज लॉसेस दिख रहे हैं और इसका सबूत है राइजिंग यील्ड। जब भी यील्ड्स बढ़ते हैं मतलब बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ होता है और बॉन्ड मार्केट में जब आप सेल ऑफ होता है तो ऑब्वियसली आपने अगर बॉन्ड खरीद के रखा है तो स्टॉक की तरह आपके MTM लॉसेस होते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये जो बैंक्स हैं, इंडिविजुअल बैंक्स, आप देखिए लगभग सभी बैंकों में हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन IDFC बैंक, HDFC, BOB, PNB ये सारे 20-20% गिरे हुए हैं और ये PSU बैंक्स खास करके प्रेशर में आते हुए हमें दिख रहे हैं। अब आइए इसको थोड़ा और हम समझते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, बैंक्स ने बॉन्ड्स को खरीदा जब इंटरेस्ट रेट लो थे, उस वक्त खरीदा। तो उन्होंने 2025 में खरीदा, 2026 में खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो ये इंटरेस्ट रेट्स गिरने का साइकिल शुरू हो गया है तो हम बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, आगे कम होंगे तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। सो बैंक बॉट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस रेट पर उन्होंने खरीदा, यानी कि हर साल
इतना इंटरेस्ट बैंक्स को मिलेगा, और वो उम्मीद कर रहे थे कि अब ये 5% हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये अच्छा मौका है, हम बॉन्ड खरीद कर बैठ जाते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 100 रुपये बॉन्ड में लगाए। अब इसका परिणाम क्या होगा? वॉर शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, क्रूड 110 के ऊपर चला गया। अब मार्केट्स नाउ एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू राइज एंड आरबीआई टू हाइक रेट्स। ये कोई सीक्रेट नहीं है, इसके बारे में अब इंडिकेशंस काफ़ी लोग दे रहे हैं, फेड ने भी इसके इंडिकेशंस दिए हैं। अब जो नए बॉन्ड हैं, न्यू बॉन्ड्स नाउ पे 7.04%। क्यों? क्योंकि नया बॉन्ड अगर कम इंटरेस्ट देगा कोई उसे लेगा नहीं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपका बॉन्ड 6.3% दे रहा है, नए बॉन्ड 7 में दे रहे हैं। यानी कि लोग इन बॉन्ड्स को बेचेंगे क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कम है, और वो इस बॉन्ड, नए बॉन्ड्स पर जाएंगे, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे यहाँ पर और सेल ऑफ होगा, और 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स में इसीलिए बढ़त हो गई। दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ होता है तो यील्ड बढ़ती है। तो यील्ड इज एन इंडिकेशन कि महंगाई बढ़ रही है और बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। तो अब जब बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, जो ये 100 रुपये उन्होंने लगाए, वो 100 रुपये अब उसकी मार्केट वैल्यू और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं क्विकली कि 100 रुपये का उन्होंने बॉन्ड खरीदा और लोग पुराने बॉन्ड को बेचकर नए बॉन्ड खरीद रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो अब उनको 3 रुपये का लॉस होता हुआ दिख रहा है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे स्टॉक्स में पोर्टफोलियो लॉसेस होते हैं, उनके बॉन्ड में भी ये लॉसेस दिख रहे हैं। अब अगर हमारे पोर्टफोलियो में लॉस होता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पोर्टफोलियो लेकर बैठ जाते हैं कि कभी ना कभी रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमें स्टॉक को बेचना पड़ता है, और फिर हम उसे कम रेट पर बेचते हैं। और अक्सर जब हम लोन लेकर खरीदते हैं या एमटीएफ में लेते हैं तो हमें मार्जिन कॉल्स आते हैं, और एक तरीके से आरबीआई का मार्जिन कॉल बैंकों को आ रहा है। सो आरबीआई रूल्स फोर्स बैंक्स to mark to market, which means they must value these bonds at today's lower prices, not the buy price. तो ये लॉस उन्हें दिखाना पड़ेगा, और इस लॉस को की भरपाई करने के लिए उन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सो पेपर लॉस डायरेक्टली रिड्यूसेस देयर क्वार्टरली प्रॉफिट। तो ये जो लॉसेस उनको दिख रहे हैं ना, अब ये उनकी जो प्रॉफिट है उससे डिडक्ट किया जाएगा, तो वो प्रॉफिट कम पोस्ट करेंगे। दे कैंट हाइड इट और डिले इट। इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आरबीआई उनको अलाउ कर देता है, जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जो लॉसेस हैं ये हम 1 क्वार्टर में ना दिखाकर 4 क्वार्टर में दिखाएं। इसकी रिक्वेस्ट आरबीआई से उन्होंने की है, लेकिन क्या आरबीआई उनकी बात मानेगा? क्योंकि इससे रिस्क बैंकिंग सिस्टम में और फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सो अनलेस आरबीआई गिव्स स्पेशल परमिशन विच बैंक्स आर नाउ बेगिंग फॉर, तो अब इसका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। ये जो लॉसेस यहाँ पे हुए हैं बैंक को बॉन्ड मार्केट में, वो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप
सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT Stock X-Ray, upgrade your portfolio now because hope is not a strategy. अब आइए इसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। आने वाले दिनों में अगर सिचुएशन इसी तरीके से एस्केलेट होती है तो ये बड़ा डेंजर क्रिएट कर सकता है। सो अनलाइक स्टॉक्स इन योर डीमैट वेयर यू कैन इग्नोर पेपर लॉस, जैसे कि मैंने कहा, बैंक्स मस्ट शो बॉन्ड लॉसेस, इसे वो छिपा नहीं सकते, और इसमें हमें ट्रेजरी गेन्स या ट्रेजरी लॉसेस को वो अलग से बताते हैं और एवरी क्वार्टर उसे दिखाना है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो चॉइस। दिस डायरेक्टली रिड्यूसेस ईपीएस, तो उनकी अर्निंग्स पर शेयर गिरेगी, जो सीधा उनके शेयर प्राइसेस को इंपैक्ट करेगी। अब यहां पर कैसे ये एफआईआई सेलिंग को और बढ़ा सकता है, इसको समझते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्ड 32.4% ऑफ ऑल बीएफएसआई सेक्टर होल्डिंग्स। दोस्तों रिटेल की भी काफी ज्यादा पोजीशन बीएफएसआई सेक्टर में है। द हाईएस्ट इन एनी सेक्टर, एफआईआई की सबसे ज्यादा होल्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर में है। एंड व्हेन दे सी लोअर प्रॉफिट्स कमिंग, तो क्या होगा जब उन्हें दिखेगा यार अगले 3 क्वार्टर में तो ये बैंक के प्रॉफिट गिरेंगे, ईपीएस गिरेगा, उनकी सेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ऑलरेडी उन्होंने 32,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर दी है मार्च में ही, और इसका इम्पैक्ट सीधा बैंक निफ्टी और इंडिविजुअल बैंक्स में हमें देखने को मिलेगा। साथ में लोअर प्रॉफिट का मतलब है कि लोअर डिविडेंड। सो इफ यू होल्ड बैंक स्टॉक्स फॉर डिविडेंड इनकम, तो उस पर भी खतरा बना हुआ है। अब साथ में एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि आरबीआई ने बैंक्स के जो फॉरेक्स पोजीशन है उस पर भी कैप लगा दी। सो आरबीआई आल्सो कैप बैंक्स फॉरेक्स पोजीशन, जो अनहेज्ड पोजीशंस हैं, और उसे 100 मिलियन का उस पर कैप लगा दिया। अब चूंकि हमारी करेंसी वीक हो रही थी तो इसका कम से कम उन्हें बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन उनको फोर्स किया कि आप उस पोजीशंस को लिक्विडेट करिए, और इसकी वजह से भी उन्हें 3,000 से 4,000 करोड़ के लॉसेस हुए हैं। तो ये कितना बड़ा लॉस है और आगे कितना हो सकता है, इसको समझते हैं। तो करंटली अगर हम देखें, कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 50,000 से 70,000 बॉन्ड मार्केट में उनके एमटीएम लॉसेस हैं, और इसी की वजह से यूएसए के पिछले साल अगर हम देखें तो 2 बैंक्स कोलैप्स हो गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा बॉन्ड मार्केट में उनके एमटीएम लॉसेस हो गए थे। और जो फॉरेक्स की वजह से लॉस हुआ 3,000 से 4,000 करोड़ का इन बैंक्स को हुआ है, और यील्ड्स आप देख रहे हैं कि बढ़े हैं। आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ सकता है, और इसका इम्पैक्ट जो है उनके रिजल्ट्स में दिखेगा। अब आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं इसमें आपको दिखेगा। तो Q4 FY26 एक्सपेक्ट्स अ शार्प ड्रॉप। ट्रेजरी लॉसेस कुड ईट इनटू 15 to 30% ऑफ क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो इसका इम्पैक्ट अब जो है अगले क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा। इसका एक ही तरीका है बचने का, अगर आरबीआई कहता है कि इन लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, अगर आरबीआई छूट देता है तभी ये बैंक्स बच पाएंगे। तो इस बारे में खबर क्या आ रही है उस पर नज़र बनाए रखें। तो यहाँ पर जो बेस्ट केस, वर्स्ट केस और बेस केस क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो बेस्ट केस सिचुएशन क्या है कि भाई सीजफायर हो जाए और 1-2 हफ्ते में काम निपट जाए। तो इस केस में हॉर्मुज रीओपन हो जाएगा, क्रूड में फॉल देखने को मिलेगा, आरबीआई रेट्स को कट भी कर सकता है, कम से कम रोक सकता है, सेंटिमेंट का भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, और बॉन्ड यील्ड में दोबारा फॉल हो सकता है। तो इससे उनके एमटीएम लॉसेस कम हो जाएंगे, इसका बैंक को फायदा होगा, और Q1 में ये रिफ्लेक्ट करेगा। बैंक स्टॉक्स में रिकवरी होगी, एफआईआई की सेलिंग थोड़ी कम भी हो सकती है, और बैंक स्टॉक्स में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो है। अभी भी हम होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ सीजफायर हो जाएगा, लड़ाई रुक जाएगी। सो 30% प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ पे दिखती है। अब यहाँ पे जो अभी मोस्ट प्रोबेबल केस है वो ये है कि पार्शियल सीजफायर होता है, हॉर्मुज खुल जाता है भाई,
अगले 1-2 महीने में कुछ ना कुछ देखो सोल्यूशन हो जाएगा। एक पार्टी हार मान लेगी, एक जीत जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ओके, अगर ये होता है और क्रूड, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि क्रूड बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं गिरेगा, क्योंकि सारी जो कंट्रीज़ के लॉसेस हुए हैं उसको रिकवर किया जाएगा हायर रेट्स पर ऑयल बेच के। इस केस में आरबीआई होल्ड्स रेट इन जून बट इन्फ्लेशन हाई, और जो बैंक्स में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। निफ्टी बैंक स्टेज रेंज बाउंड विथ 5 to 10% अपसाइड, और इस केस में कुछ बैंक्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ बैंक्स रिलेटिवली सेफर रहेंगे। और ये जो सिचुएशन है ना दोस्तों, इस सिचुएशन पे हमें डरना है। ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो हम अपने सिस्टम में नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, 25% की अभी प्रोबेबिलिटी है। और कई एनालिस्ट, इवन गोल्डमैन सैक्स भी ये कह रहे हैं कि हमें हायर क्रूड प्राइसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसमें क्या होता है, सीज फायर टोटली कोलैप्स, हॉर्मुज स्टेज क्लोज, और हम 150, 60, 70, 80 के लेवल पर क्रूड पहुंच जाता है। आरबीआई इस केस में उनको रेट्स को बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा, फेड भी बढ़ाएगा, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, बॉन्ड यील्ड्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, और उनके एमटीएम लॉसेस डबल हो सकते हैं। और कुछ जो स्मॉलर पीएसयू बैंक्स हैं, इनकी सिचुएशन क्या होगी कि जितना ये प्रॉफिट ये दिखाएंगे उतने इनके ट्रेजरी लॉसेस होंगे, और इनका नेट प्रॉफिट जो ये पोस्ट करेंगे वो ज़ीरो करेंगे, लॉस भी कर सकते हैं। और ऐसे में जब महंगाई बढ़ेगी, एनपीए साइकिल की शुरुआत भी हो सकती है और फिस्कल डेफिसिट ब्लोज आउट। तो चारों तरफ से फिनेंशियल सिस्टम पर अटैक हो जाएगा, और इसी को सबसे ज़्यादा डर इस वक्त आरबीआई और सरकार को है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हमें कोविड टाइप सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस केस में बैंक निफ्टी 10 से 15% यहाँ से और गिर सकता है, इसे हमें ध्यान में रखना है। और उनके कैपिटल एडिक्वेसी कंसर्न्स भी बैंकों में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो है ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे और कौन से कम रहेंगे ड्यू टू दिस रीज़न। तो अगर हम देखें, जो पीएसयू बैंक्स हैं ये ज़्यादा रिस्क में रहेंगे। इसमें एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे ज़्यादा रिस्क जोन पे हैं। क्यों? क्योंकि दे होल्ड 60% ऑफ बैंकिंग सिस्टम एसेट्स। और जो एक और जो वजह है कि गवर्नमेंट डिविडेंड का प्रेशर इन पर रहता है, इनको सरकार को डिविडेंड लेना होता है, तो ये ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि आप ज़्यादा प्रॉफिट शो करिए। तो ये बैंक ज़्यादा रिस्क में हैं। और ये जो बैंक्स हैं ये इनके बॉन्ड होल्डिंग्स रिलेटिवली कम है, लेकिन ये फिर भी होल्ड करते हैं, तो इन पर ज़्यादा रिस्क रहेगा। लेकिन ये सारे बैंकों में अलग तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, खास करके एचडीएफसी में इस वक्त ह्यूज रेपुटेशनल डैमेज हुआ है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ ये बॉन्ड मार्केट में लॉसेस की बात की, ये इमीडिएटली ये सब कुछ कंट्रोल में है। हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन बढ़ती है, जो कि वॉर दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिख रहा है, एस्केलेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अगर ये क्रूड में फर्दर राइस लगाता है और ये सस्टेन होता है हायर लेवल में, तो हमारे फिनेंशियल सिस्टम में इसका बहुत बड़ा रिस्क है। और वही रिस्क मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी तरीके का पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एज एन इन्वेस्टर हमें रिस्क के बारे में पता रहना चाहिए, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि कंसिडरिंग द सिचुएशन, बैंकिंग सेक्टर में हमें एक्सपोजर को कम करना चाहिए। उन्हीं बैंक्स में पोजीशन बना के रखनी चाहिए जिनकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, और जो बुरे वक्त में बैंक्स में कैपिटल को इन्फ्यूज़ कर सकता है। मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में हमें 15-20% से ज़्यादा बैंक का एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। पर्सनली हम बैंक्स में बहुत बहुत मिनिमम से मिनिमम एक्सपोजर रखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इसे हमेशा अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हम फाइनेंशियल सिस्टम के एक रिस्क जोन पे जा रहे हैं? आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।